हेलो फ्रेंड्स, अब देखेंगे हम इनर्शिया ऑफ ए बॉडी। इनर्शिया ऑफ ए बॉडी यानी इनर्शिया क्या होता है ना। तो मान के चलिए दिस इज द बॉडी ऑफ मास m एंड दिस इज ए लीनियर पाथ। तो अब क्या होगा, अब ये जो बॉडी है ऑफ मास m, तो इनिशियली ये जो इनिशियल उसका कंडीशन है वो क्या है, रेस्ट में है। यानी जो इनिशियल उसका कंडीशन है कि वो है स्टेट ऑफ रेस्ट। अब इस मास m को जो स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो उसको हमें मोशन में लाना है, बराबर। तो हम क्या करेंगे, इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेंगे, अनबैलेंस फोर्स। तो जैसे हमने इस बॉडी के ऊपर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी ये जो रेस्ट में थी, अब यही बॉडी क्या आ गई है, मान के चलिए कि दिस बॉडी इज इन नाउ मोशन, यानी विथ वेलोसिटी भी है जो नॉन जीरो है। तो ये जो रेस्ट में बॉडी थी, अब यही बॉडी रेस्ट में से क्या आ गई, मोशन में आ गई। अब रेस्ट में से मोशन में क्यों आई, क्योंकि आपने क्या लगाया, फोर्स लगाया। मतलब जब तक कि आपने फोर्स नहीं लगाया रहता तो बॉडी रेस्ट में से मोशन में नहीं आई रही थी। यानी जब तक कि आप इस बॉडी के ऊपर अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाते तब तक के बॉडी रेस्ट में से मोशन में नहीं आई रही थी। तो दूसरे वर्ड्स में अगर कहेंगे तो बॉडी जो रेस्ट में थी, अगर आपने फोर्स नहीं लगाया रहता तो रेस्ट में ही रहती। यानी बॉडी को रेस्ट में से मोशन में आने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ा। इसका ही मतलब यह है कि बॉडी रेस्ट में से मोशन में आने के लिए क्या करती है, अपोज करती है। अपने आप बॉडी रेस्ट में से मोशन में नहीं आ रही है, आपको फोर्स लगाना पड़ा। मतलब बॉडी रेस्ट में से मोशन में आने के लिए क्या कर रही है, अपोज कर रही है। अब वो अपोजिशन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड है, तो हम क्या करते, दूसरी एक बॉडी पकड़ते। तो एक दूसरी बॉडी पकड़ेंगे हैविंग मास कैपिटल M, बराबर। मतलब ये जो मास है ये इससे पहले के मुकाबले ज़्यादा है। फिर से ये लीनियर पाथ लिया। अब फिर से ये जो मास M है ये क्या है, रेस्ट में है। अब आपको जैसे इधर में रेस्ट से मोशन में गए तो इधर में भी इस मास को रेस्ट में से मोशन में लाना है। तो रेस्ट में से मोशन में लाना है तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी एक अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा। तो आपने इसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स लगाया तो अब बॉडी देखिए रेस्ट में से क्या आ गई है, मोशन में आ गई है। यानी अब ये बॉडी कैसी है, मोशन में है। मतलब बॉडी इज मूविंग विथ वेलोसिटी v। यानी बॉडी रेस्ट में से मोशन में आ गई। क्यों आ गई, क्योंकि आपने फोर्स लगाया। अगर फोर्स नहीं लगाते तो बॉडी रेस्ट में ही रहती। यानी इसका मतलब बॉडी क्या करती है, रेस्ट में से मोशन में आने के लिए अपोज करती है। तो पहले भी बॉडी रेस्ट में थी, अब भी बॉडी रेस्ट में। तो पहले भी बॉडी ने रेस्ट में से मोशन में आने के लिए अपोज किया, ये बॉडी ने भी रेस्ट में से मोशन में आने के लिए क्या किया, अपोज किया। बट दोनों बॉडीज में जो रेस्ट में से मोशन में आने के लिए अपोज किया तो उसमें फ़र्क है। क्या फ़र्क है, आपको इसको मूव करने के लिए अगर F1 फोर्स लगा तो इस बॉडी को मूव करने के लिए F2 फोर्स लगा। मतलब यहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगा आपको मूव करने के लिए। यानी इस ग्रेटर मास ने रेस्ट में से मोशन में आने के लिए क्या किया, ज़्यादा अपोज किया। और ये स्मॉलर मास ने क्या किया, रेस्ट में से मोशन में आने के लिए कम अपोज किया। इन द सेम वे अगर कोई दो बॉडीज, यही दो बॉडीज स्टार्टिंग में अगर मोशन में रहती और उनको अगर रेस्ट में आना है, दोनों बॉडीज दोनों मोशन में रहती, ये स्मॉल m और कैपिटल M दोनों मोशन में है, तो दोनों की स्पीड सेम है। यानी 10 किलोमीटर पर आवर से आ रही है स्मॉल m और दूसरा भी 10 किलोमीटर पर आवर से आ रहा है। बट दोनों मोशन में है, बट दोनों को अगर रेस्ट में लाना है, दोनों को रेस्ट में लाना है तो दोनों बॉडी क्या करेंगी, अपोज करेंगी रेस्ट में आने के लिए। कौन सा बॉडी ज़्यादा अपोज करेगा, जिस बॉडी का मास ज़्यादा है वो बॉडी मोशन में से रेस्ट में आने के लिए ज़्यादा अपोज करेगा। यानी हर बॉडी की टेंडेंसी क्या है कि हर बॉडी जो उसका इनिशियल स्टेट है उसी में रहना चाहती है। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगी। अगर आप उसे रेस्ट में से मोशन में लाना चाहोगे या मोशन में से रेस्ट में लाना चाहोगे
तो वो बॉडी क्या करेगी, उसके लिए अपोज करेगी। द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज, किस लिए अपोज करना है, द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज टू चेंज इट्स स्टेट। यानी अगर आप बॉडी का स्टेट चेंज करना चाहते हो, यानी स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ मोशन से स्टेट ऑफ रेस्ट, तो वो बॉडी क्या करती है, अपोज करती है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी टू अपोज टू चेंज इट्स स्टेट इन केस ऑफ दिस लीनियर मोशन, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ ए बॉडी। यानी व्हाट इज इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो वो बॉडी उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए अपोज करती है, उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है इनर्शिया ऑफ ए बॉडी। यानी ये जो लीनियर मोशन है, इसमें ये बॉडी की अगर आप स्टेट को चेंज करना चाहोगे तो बॉडी खुद क्या करती है, उसको अपोज करती है। इस प्रॉपर्टी को कहेंगे इनर्शिया ऑफ ए बॉडी। ग्रेटर द मास, ग्रेटर विल बी द अपोजिशन एंड ग्रेटर विल बी द इनर्शिया। सो इन केस ऑफ लीनियर मोशन, इनर्शिया इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब देखते हैं कि इन्हीं मासेस को लेंगे और इनको घुमाने की कोशिश करेंगे, यानी इनको रोटेट करने की कोशिश करेंगे, तो देखते क्या होगा। यानी अगर ये मान के चलिए ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब इसको आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस लिए, से डिस्टेंस r, और यहाँ पे ये स्मॉल m अटैच कर दिया, ठीक है। अब इसको घुमाएंगे, बराबर, इसको घुमाना है ना, यानी इसके अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। तो ये ऐसे जो पाथ है इसमें ये बॉडी घूमेगी ऐसे, बराबर। अब ऐसे पाथ में घूमेगी तो ये बॉडी भी क्या करेगी, घूमने के लिए अपोज करेगी, क्योंकि अपने को फोर्स लगाना पड़ेगा। बिना फोर्स से तो ये बॉडी घूमेगी नहीं, तो जो भी जितना फोर्स लगाना पड़ेगा, मान के चलिए उतना ही ये बॉडी क्या कर रही है, अपोज कर रही है। अब हम क्या करेंगे, ये ग्रेटर मास को पकड़ेंगे, वही एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उतने ही दूर रखेंगे। अब ये ग्रेटर मास को रखा यहाँ पे, बराबर। अब इसको भी घुमाना है ऐसे, अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये भी घूमेगा ऐसे, इस पाथ में ये भी घूमेगा, बराबर। अब इसको घुमाना है तो क्या करेंगे, ये जो मास है इसको घुमाना है, तो ये मास ये पहले मास के मुकाबले घूमने के लिए ज़्यादा अपोज करेगा। क्यों ज़्यादा अपोज करेगा, क्योंकि इसका मास क्या है, ज़्यादा है। यानी कोई भी बॉडी अगर उसे घुमाना है आपको, उसे अगर रोटेट करना है, तो फॉर रोटेशनल मोशन वो बॉडी भी क्या करती है, अपोज करती है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट, दिस प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट in case of rotational motion, that property is called as moment of inertia, और denoted by letter I। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है कि बॉडी की इनिशियल स्टेट क्या थी, रेस्ट में थी, और आपको उसे क्या लाना है, मोशन में लाना है, रोटेशनल मोशन में लाना है। तो ये बॉडी क्या करेगी, रोटेशनल मोशन में आने के लिए अपोज करेगी। तो दैट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी to oppose the change of state, but in case of, कौन से, but in case of rotational motion, that property is called as moment of inertia। यानी सिंपल वर्ड्स में समझना है तो बॉडी घूमने के लिए जो अपोज करती है उस प्रॉपर्टी को कहा जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अभी यहाँ से तो पता चलेगा कौन सी बॉडी घूमने के लिए ज़्यादा अपोज करेगी, जिसका मास ज़्यादा है वो ज़्यादा अपोज करेगी। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी। ग्रेटर द मास ऑफ द बॉडी, greater will be the opposition for rotational motion, and hence greater will be the moment of inertia। तो moment of inertia of a body, rotating body, depends on first factor, that is mass of the body। ये तो पता चल गया, ठीक है। अब देखते कि ये जो moment of inertia है, यानी बॉडी घूमने के लिए जो अपोज कर रही है, तो ये और कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड है। अब हम क्या करते, सेम मास को पकड़ते, अभी डिफरेंट मास पता चल गया, तो ज़्यादा मास रहेगा तो घूमने के लिए ज़्यादा अपोज करेगा। बट अब अपन क्या करेंगे, अभी हम सेम मास पकड़ेंगे, सेम मास, बट उसको जैसे यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे रखा था,
तो उसको डिस्टेंस वेरी करते हैं। तो देखते क्या मिलता है। तो अभी हम सेम मास को पकड़ेंगे, तो यहाँ पे लेता हूँ मैं, तो मान के चलिए दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, सेम मास स्मॉल m, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस लिया r1। अब उसी मास को लेते, सेम मास m बट डिस्टेंस लिया r2। अब इस मास को घुमाना है ऐसे अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये घूमेगा ऐसे अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, बराबर। तो इसका एक इनर्शिया आएगा, वो होगा से I1, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इसका I1, यानी ये बॉडी घूमने के लिए जो अपोज करती है दैट प्रॉपर्टी इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या इतना है I1। सिमिलरली ये बॉडी भी घूमने के लिए अपोज करेगी, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा आपको, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया I2। तो अब दोनों केस में दोनों बॉडीज को घुमाना है अपने को, तो दोनों को घुमाने के लिए दोनों रेस्ट में दोनों इनिशियली रेस्ट में है, दोनों को घुमाना है तो दोनों सेम अपोज करेंगे, घूमने के लिए सेम अपोज करेंगे, क्या कम ज़्यादा अपोज करेंगे, कम ज़्यादा अपोज करेंगे। यानी क्या होगी, जो बॉडी इस एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने यहाँ पे दिखाया है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने यहाँ पे दिखाया है, तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के जो बॉडी इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास होगी वो बॉडी जल्दी घूमेगी, यानी घूमने के लिए कम अपोज करेगी, और जो बॉडी इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर होंगी वो घूमने के लिए थोड़ा ज़्यादा अपोज करेंगी। ये तो बात क्लियर है कि नहीं, क्योंकि क्यों ज़्यादा अपोज करेंगी, क्योंकि ये बॉडी एक्सिस ऑफ रोटेशन से बहुत ज़्यादा दूर है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो क्या होगा, I2 होगा। यानी कौन सी बॉडी ज़्यादा अपोज कर रही है, जो बॉडी एक्सिस ऑफ रोटेशन से बहुत ज़्यादा दूर है वो बॉडी घूमने के लिए ज़्यादा अपोज करेगी, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया I2। तो यहाँ से क्या पता चला, इसका पहले बॉडी हैविंग मास m विच इज सिचुएटेड एट डिस्टेंस r1 फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, अनदर सेम मास m बट इट इज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस r2 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन सच दैट r2 इज ग्रेटर देन r1। यानी यहाँ पे क्या है, r2 इज ग्रेटर देन r1, देयरफॉर इस बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो बहुत ज़्यादा दूर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 वो भी पहले बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपोजिशन फॉर रोटेशनल मोशन कब बढ़ता है, जब उस बॉडी का जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो बढ़ता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होता है, बढ़ता है। यानी अभी अपने को दो बातें पता चली। कौन सी दो बातें पता चली, एक पहली बात कि अगर ग्रेटर मास है, मास बड़ा है, तो वो घूमने के लिए क्या करेगा, ज़्यादा अपोज करेगा, मतलब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमने I2 पकड़ते, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 पकड़ते, तो यहाँ पे भी अपने को एक बात पता चलती है कि I2 इज ग्रेटर देन I1। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। फिर यहाँ पे भी ये बात पता चली कि जो बॉडी सेम मास अभी पकड़ा बट उसको ज़्यादा दूर रखा, जो बॉडी एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज़्यादा दूर है तो उसको भी घुमाने के लिए ज़्यादा तकलीफ होती है, मतलब वो भी घूमने के लिए ज़्यादा अपोज करती है, मतलब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ज़्यादा है। तो इन दैट केस I2 इज ग्रेटर देन I1। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटेटिंग बॉडी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, पता चल गए कौन से, एक मास ऑफ द बॉडी एंड इट इज डिस्टेंस ऑफ दैट बॉडी फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। दो बातें पता चल गई। अब और एक तीसरा फैक्टर, मान के चलते कि ये रॉड है, थीन रॉड है। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन पहले कहाँ से भेजा, सेंटर से भेजा, घुमा दिया उसको ऐसे, गोल गोल घुमा रहे रॉड को, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो घूम रहा है तो कुछ ना कुछ तो अपोज करेगा घूमने के लिए। दैट प्रॉपर्टी इज अगेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, I1। अब क्या करते, हम सेम रॉड लेते हैं, सेम रॉड लेते हैं बट पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पे था, इसके पासिंग थ्रू द सेंटर था, है ना, पहले पासिंग थ्रू द सेंटर था, बट अब एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से भेजा हमने, उसके वन एंड के करीब भेजा हमने। जब एक्सिस ऑफ रोटेशन वन एंड के करीब भेजेंगे तो अब इसको आप घुमाने की कोशिश कीजिए। पहले जितना इजीली घूम रहा था उतना इजीली ये नहीं घूमेगा, घूमने के लिए ज़्यादा तकलीफ देगा ये। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए,
तो मतलब यहाँ पे ये घूमने के लिए ज़्यादा तकलीफ देगा, मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, I2 होगा। यानी दोनों केस में अभी देखो ये रॉड लिया जिसका मास m है और लेंथ टोटल यहाँ से यहाँ तक के लेंथ क्या है उसकी L है, टोटल लेंथ L है। इस रॉड का भी मास क्या है, m है, और इसकी भी लेंथ L है। लेंथ सेम है, दोनों रॉड की लेंथ सेम है, दोनों रॉड का मास सेम है। बट हमने क्या किया, हमने पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज किया। तो जैसे पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज किया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू भी चेंज हुआ, क्योंकि ये बॉडी घूमने के लिए अब कुछ कम ज़्यादा अपोज कर रही है, यहाँ पे कम अपोज कर रही है, यहाँ पे ज़्यादा अपोज कर रही है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी आल्सो डिपेंड्स ऑन कहाँ पे, तो पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ से अपने को अब 3 बातें पता चली कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटेटिंग बॉडी डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। कौन कौन से 3 फैक्टर है, एक पहला फैक्टर इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी, दूसरा इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस ऑफ दैट बॉडी, फ्रॉम कहाँ से, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और तीसरी बात पता चली कि इट डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिमाग में रखना है। अब इसके बाद आते हैं डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन जो बोर्ड में पूछते हैं और उसका फॉर्मूला कैसे निकालना। ठीक, तो पहले पकड़ते हम कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इससे दूर ये बॉडी ऑफ एम है, दैट इज एट डिस्टेंस आर। तो अपने को इसके पहले के डिस्कशन में पता चला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस मास, यानी इस मास को अगर हमने ऐसे घुमाए तो ये मास कितना अपोज करता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस मास डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी, इट डिपेंड्स ऑन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड आल्सो इट डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसके पोजीशन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उस मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट, डिस्टेंस ऑफ दैट मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। बट जब प्रैक्टिकल किया गया और फिर पता चला, तो पता कैसे चला, तो जो रिजल्ट सामने आया वो एक फॉर्मूले के रूप में आया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आया वो लिखा गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो रहेगा उसका स्क्वायर। क्या रहेगा, ये जो उस मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस मास m, अगर हम उसे I पकड़ते हैं तो I इक्वल टू क्या मिलेगा फॉर्मूला, I इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी यानी m इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है r, और उसका स्क्वायर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फार्मूला पता चला आपने को वो मिला I इक्वल टू m इंटू आर स्क्वायर। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का SI यूनिट भी निकलता है यहाँ से, तो SI यूनिट क्या आएगा, मास इज टर्म्स ऑफ kg, और आर स्क्वायर यानी क्या आएगा, मीटर का स्क्वायर। तो दिस इज द SI यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये हो गया सिंगल पार्टिकल। अगर इस मास एक ही पार्टिकल दिख रहा है तो सिंगल पार्टिकल को अगर घुमाए हमने अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये पार्टिकल घूमने के लिए कितना अपोज करता है, तो ये हो गया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बट अगर हमारे पास ऐसी बॉडी है कि उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स है, बट वो पार्टिकल्स कैसे काउंटेबल है, फाइनाइट है, जिनको गिन सकते हैं, तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, है ना। तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखने के लिए हम यहाँ पे एक कंसिडर करेंगे एक बॉडी। सपोज दिस इज ए रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पे एक पार्टिकल और यहाँ पे एक पार्टिकल है तो 2 पार्टिकल हो गए यहाँ पे, और आपने उसको फोर्स लगाया, ये बॉडी को फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने के बाद
ये दो पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है, फोर्स लगाने के बाद ये दो पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर चेंज नहीं होता है, तो ऐसी बॉडी को कहा जाएगा रिजिड बॉडी। ठीक है, तो ये क्या है, रिजिड बॉडी है। जैसे कि आपने देखा होगा स्पंज देखा होगा, तो स्पंज में क्या होता है, स्पंज देखा है ना आपने, इधर से फोर्स लगाया तो कुछ पार्टिकल्स पास में आ जाते हो, है ना, तो डिस्टेंस चेंज हो जाता है, तो दैट इज नॉट ए रिजिड बॉडी। यानी फोर्स लगाने के बाद अगर वो दो पार्टिकल का बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है तो दैट इज कॉल्ड एज रिजिड बॉडी। तो एक रिजिड बॉडी लिया हमने, एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हो गया उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ दिस रिजिड बॉडी। ठीक है, लेट दिस रिजिड बॉडी इज मेड अप ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कितने पार्टिकल से बनी हुई है, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो कि फाइनाइट है, काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं कितना है, यानी 100 है, 50 है, वो काउंट कर सकते हैं। तो मान के चलिए यहाँ पे एक पहला पार्टिकल लिया जिसका मास हम अब m1 पकड़ेंगे, और वो कितने दूर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, वो है r1। ठीक है, फिर दूसरा पार्टिकल पकड़ते जिसका मास m2 है, और वो कितने दूर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, r2 है। अब m3 पकड़ा, m4 पकड़ा, m5 पकड़ा, कितने पार्टिकल है, n 100 है, तो आखिरी वाला m100 दैट इज mn आएगा। तो मैं आखिरी वाला ही पकड़ देता हूँ, यहाँ पे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे पकड़ा मैंने mn, आखिरी वाला पार्टिकल mn, और उसका डिस्टेंस क्या होगा यहाँ से, rn, बराबर। अब पूरी बॉडी घूम रही है, तो सारे पार्टिकल भी तो घूम रहे, बराबर, एंड ऑल द पार्टिकल्स आर परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन। तो हर पार्टिकल क्या करेगा, देखो पूरी बॉडी घूम रही है, इसका मतलब हर पार्टिकल भी क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो हर पार्टिकल घूमने के लिए क्या करेगा, अपोज करेगा, हर पार्टिकल घूमने के लिए अपोज करेगा। हर पार्टिकल का फिर क्या होगा, अपोजिशन होगा, काहे के लिए, फॉर रोटेशनल मोशन। तो अपोजिशन फॉर रोटेशनल मोशन क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हर पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो फिर पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, हर पार्टिकल जितना अपोज कर रहा है वो सारे अपोजिशन की अगर हम एडिशन कर देते हैं तो ये पूरी बॉडी घूमने के लिए कितना अपोज कर रही है ये पता चलेगा अपने को, यानी पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चलेगा। तो पहले क्या करते हैं, पहले ये जो पहला पार्टिकल लिया हैविंग मास m1, ये घूमने के लिए कितना अपोज करता है ये निकालते हैं, मतलब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ n पार्टिकल सिस्टम है ना, तो पहले निकालते फॉर फर्स्ट पार्टिकल, पहले पार्टिकल के लिए है ना, तो पहले पार्टिकल के लिए निकालते क्या आएगा, तो पहले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, I1 इक्वल टू, देखो फार्मूला m r² है, तो m1 और उसका डिस्टेंस कितना है r1, तो बट क्या है स्क्वायर, तो m1 r1 स्क्वायर, ये पहले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। सिमिलरली अब आप दूसरे पार्टिकल के लिए देखिए, तो फॉर सेकेंड पार्टिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, I2 इक्वल टू m2 r2 स्क्वायर। फॉर थर्ड ले लो क्या, कोई ज़रूरत नहीं है, nth ले लेते डायरेक्ट अभी, फॉर nth पार्टिकल In इक्वल टू mn rn स्क्वायर, और ये बीच में आ गए, हाँ ये सभी आ गए, यानी I3 भी आ गया, I4 भी आ गया, I5 भी आ गया, और In-1 भी आ गया, मतलब I99 भी आ गया अगर टोटल 100 है तो, और In मतलब I100 हो गया। तो अब क्या कह दिया हमने हर पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल चुके, I1, I2, I3, I4, I5 अप टू In। अब ये पूरी बॉडी घूमने के लिए कितना अपोज कर रही है, दैट इज इक्वल टू द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रोटेटिंग बॉडी। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा इसका, तो देयरफॉर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटेटिंग बॉडी दैट इज I इज इक्वल टू क्या होगा, I1 सबका सम I2 प्लस I3 प्लस क्या In।
सो दैट विल बी दिस इज I इक्वल टू I1। I1 का फॉर्मूला क्या मिला था आपने को, इट इज M1R1 स्क्वायर प्लस I2 का कितना मिला था, M2R2 स्क्वायर प्लस 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 आखिरी का जो पार्टिकल था उसका क्या मिला, बोलिए ना, MnRn स्क्वायर, यानी यहाँ पे मिला था आपने को आखिरी का जो पार्टिकल है वो Mn उसका स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू, अब देखिए M1R1 स्क्वायर प्लस M2R2 स्क्वायर प्लस 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 Mn स्क्वायर। अब इन सबको अगर हम ऐड करते हैं, है ना, सभी पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, तो ये मैथमेटिक्स में ये जो एडिशन है इसको लिखा जाता है समेशन, यानी ऐसे समेशन हो गया। किसका सम है ये, तो ऑल, देखो सब में क्या है, सब में कॉमन क्या है, MR स्क्वायर, तो ये आ गया आपका MR स्क्वायर, हो गया क्लियर। फिर अब ये यहाँ पे देखो ये 1 1 है, 2 2 है, कहाँ तक के, n तक के गया है, बराबर, यानी 1 से लेके तो n तक के गया है। तो यहाँ पे एक नया सफिक्स दे देंगे दैट इज I, यानी समेशन किसका है, ऑल MI स्क्वायर का सम है। तो ये I कहाँ से कहाँ तक के है, देखो आप देखिए इसमें, देखिए तो I का वैल्यू यहाँ पे पहले केस में I का वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे I का वैल्यू क्या है 2, यहाँ पे I का वैल्यू क्या है n है, बीच में 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, मतलब I का वैल्यू 1 से लेके तो n तक के जा रहा है, यानी वैल्यू ऑफ I गोज फ्रॉम 1 to n। सो देयरफॉर दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, किसका हो गया, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस होल बॉडी विच इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जो बॉडी n नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिला, इट इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम, कहाँ से, फ्रॉम I इक्वल टू 1 to n MI स्क्वायर। सो ये फार्मूला मिला आपको, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर है और उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो, बट एक अगर पार्टिकल है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो क्या फार्मूला है, इट इज M इंटू R स्क्वायर। अब इसी से बना अपना डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी ये जो फॉर्मूला मिला है इससे बनता है डेफिनेशन। तो क्या बनेगा डेफिनेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया और फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब देखेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो I है, दैट इज अभी निकाल चुके हम, I इक्वल टू क्या मिला था, I इक्वल टू समेशन ओवर MI स्क्वायर फ्रॉम I इक्वल टू 1 to n। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो हमने यहाँ पे एक रोटेशनल ट्रांसलेशनल मोशन की क्वांटिटीज ली है, दैट इज लीनियर मोशन। जब पार्टिकल लीनियर मोशन परफॉर्म करता है या ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म करता है तब उसका जो लीनियर मोमेंटम है इट इज़ गिवन बाय P इक्वल टू M इंटू वी, उसका जो उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है इट इज़ गिवन बाय F इक्वल टू M इंटू ए, और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है इट इज़ गिवन बाय हाफ M V स्क्वायर। बट वही पार्टिकल जब रोटेशनल मोशन परफॉर्म करता है तब उसका एंगुलर मोमेंटम रहता है, वो है L इक्वल टू I ओमेगा। उसके ऊपर जो टॉर्क लग रहा है दैट इज टॉर्क इक्वल टू टॉ इक्वल टू I अल्फा, और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, जो बॉडी रोटेट हो रही है, जैसे ब्लेड्स ऑफ फैन, ब्लेड्स बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ है, तो सारे पार्टिकल क्या कर रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं, तो सभी पार्टिकल की जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है और उसी कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, तो इट इज इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो क्वांटिटीज़ मिली है ये किस में, रोटेशनल मोशन में है, और ये क्वांटिटीज़ कब मिली है, लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन में। अब इनको अगर हम कंपेयर करते हैं क्वांटिटी वाइज तो क्या पता चलता है, यहाँ पे जो लीनियर मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन में लीनियर मोमेंटम दिया जाता है P इक्वल टू MV से, और वही रोटेशनल मोशन में वो बन जाता है एंगुलर मोमेंटम, बट वो कैसे एक्सप्रेस किया गया, L इक्वल टू I ओमेगा। तो ये P इक्वल टू MV और L इक्वल टू I ओमेगा का अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये लीनियर वेलोसिटी हो गई और वो एंगुलर वेलोसिटी हो गई, यानी ये लीनियर मोशन को रिप्रेजेंट करेगी, वो रोटेशनल मोशन को रिप्रेजेंट करेगी। फिर यहाँ पे मास है, तो यहाँ पे मास के जगह पे क्या आ गया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है।
समझ में लाने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे लीनियर मोशन में जो मास है वही रोटेशनल मोशन में क्या आ गया है, आई आ गया है। इन द सेम वे यहाँ पे फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन, तो ये लीनियर एक्सलरेशन है। और यहाँ पे टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, तो यहाँ पे अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सलरेशन है। बट यहाँ पे मास है, तो लीनियर मोशन में जो मास है वही रोटेशनल मोशन में क्या बना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बना है। यहाँ पे देखिए लीनियर मोशन में जो काइनेटिक एनर्जी है इट इज गिवन बाय हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये वी यानी लीनियर क्वांटिटी हो गई, लीनियर वेलोसिटी हो गई लीनियर मोशन में। तो वही लीनियर वेलोसिटी यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी बन गई, यानी यहाँ पे वी स्क्वायर है तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर बना, हाफ हाफ है तो यहाँ पे जो मास है वो फिर से रिप्लेस हुआ किससे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। यानी इस डिस्कशन से क्या पता चला कि लीनियर मोशन में जो मास रोल प्ले कर रहा है, लीनियर मोशन में जो रोल मास प्ले कर रहा है वही रोल इस रोटेशनल मोशन में आई प्ले कर रहा है। मतलब वही रोल इस रोटेशनल मोशन में कौन प्ले कर रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले कर रहा है। यानी व्हाट एवर इज द रोल ऑफ मास इन केस ऑफ लीनियर मोशन, same is the role of moment of inertia in case of rotational motion, and this is the physical significance of this moment of inertia। यानी जो मास का रोल है वही कौन रोल प्ले करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करता है। बट कहाँ पे प्ले करता है, इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन, दैट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखते हैं हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। फॉर दिस, उसके लिए हम कंसिडर करते एक रिजिड बॉडी। लेट दिस रिजिड बॉडी इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यानी ये जो रिजिड बॉडी है ये कितने पार्टिकल से बनी हुई है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। लेट दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब हम ए एज्यूम करके चलते हैं कि लेट दिस बॉडी इज रोटेटिंग, पूरी बॉडी रोटेट हो रही है अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। यानी ये बॉडी जो घूम रही है तो किसके साथ घूम रही है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने को पता है, ओमेगा है ना, तो ओमेगा का डायरेक्शन भी पता है। तो क्या होगा, बॉडी ऐसे घूम रही है, पूरे बॉडी का जो बॉडी घूम रही है तो ओमेगा का डायरेक्शन क्या होगा, थंब देगा ना, तो मतलब अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड क्या पकड़ा हमने, यानी जो एंगुलर वेलोसिटी है तो एंगुलर वेलोसिटी के दो पैरामीटर आएंगे, एक मैग्नीट्यूड आएगा और डायरेक्शन आएगा। तो डायरेक्शन हमने देख लिया क्या है, डायरेक्शन के डायरेक्शन ऊपर की तरफ है पूरे बॉडी का। और अब आया एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, दैट इज एंगल कवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एंगल कवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये रेशो भी क्या पकड़ा हमने, कांस्टेंट पकड़ा। मतलब एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड के साथ बॉडी घूम रही है और डायरेक्शन भी ऊपर है, तो उसका क्या कांस्टेंट आया, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सो दिस बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। बस इतना फिक्स पकड़ा आपने। अब हमने क्या पकड़ा था कि दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, मतलब 1 से लेके तो n तक के। तो विल कंसिडर द पार्टिकल्स, कहाँ से, 1 से n। तो लीजिए ये पहला पार्टिकल हैविंग मास m1 विच इज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस r1। फिर दूसरा पार्टिकल पकड़ते m2 जिसका मास m2 है वो r2 डिस्टेंस पे। फिर एक तीसरा पार्टिकल पकड़ते हैं, है ना, जिसका मास m3 है विच इज सिचुएटेड एट r3। और अब आखिरी का पार्टिकल पकड़ते हैं, अभी ज़्यादा पार्टिकल नहीं पकड़ेंगे। तो लीजिए ये आखिरी का पार्टिकल है जिसका मास कितना है mn और उसका डिस्टेंस क्या है rn। तो ये जो बॉडी है विच इज़ मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो पूरी बॉडी रोटेट हो रही है। जब पूरी बॉडी रोटेट हो रही है तो ये सारे पार्टिकल्स भी क्या कर रहे हैं, ये भी घूम रहे हैं। यानी ये जो m1 है ये भी घूम रहा है, बराबर। ये जो m2 है ये भी घूम रहा है, m3 है ये भी घूम रहा है, हाँ, और ये आखिरी का पार्टिकल है ये भी घूम रहा है। तो अभी हम सिर्फ दो ही दिखा दें, ये तो समझ में आ रहा है अपने को क्या हो रहा है, एक अच्छे समझ में आ रहा है, इसको भी दिखा देते हैं अभी। यानी ये जो पार्टिकल है
तो ये भी क्या कर रहा है, ऐसे घूम रहा है। तो ऑल द पार्टिकल्स, जितने भी पार्टिकल्स है वो भी सभी क्या कर रहे हैं, दे आर रोटेटिंग अबाउट दिस कॉमन एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो क्या पकड़ा हमने, दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग मासेस, कितने मासेस है उनके, m1, m2, m3, अप टू mn। ये जितने भी मासेस है वो कितने दूर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने दूर है, विच आर सिचुएटेड, कितने दूर, विच आर सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ r1, r2, r3 अप टू rn, कहाँ से, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हमने पकड़ा है दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग मासेस m1, m2, m3 अप टू mn विच आर सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ r1, r2, r3 अप टू rn, कहाँ से, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये जो पहला पार्टिकल लिया हमने m1, उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है वो r1 है। दूसरा पार्टिकल लिया m2, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है वो r2 है। तीसरे का डिस्टेंस है r3 और चौथा जो mn लिया उसका जो डिस्टेंस है rn है। अब पूरी बॉडी इज रोटेटिंग विथ कांस्टेंट ओमेगा, मतलब हर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो हर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी ये अगर पहला पार्टिकल पकड़ेंगे तो ऐसा घूम रहा है, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, तो इसका भी एंटी क्लॉकवाइज अगर मोशन पकड़ेंगे तो थंब ऊपर जा रहा है, ओमेगा का डायरेक्शन ऊपर है, और एंगल कवर्ड इन टाइम, जैसे यहाँ से यहाँ तक क्या है मान के चलो, तो ये जो भी एंगल कवर किया एक पर्टिकुलर टाइम, यहाँ से यहाँ तक क्या है एंगल, यहाँ से यहाँ तक क्या, यहाँ 4 क्वाड्रेंट पकड़ो आप उसको, ये सर्कुलर जो मोशन कर रहा है ये पार्टिकल, उसके 4 क्वाड्रेंट पकड़ेंगे, तो हर क्वाड्रेंट को ट्रैवल करने के लिए वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर स्पीड भी क्या है, कांस्टेंट है। तो हर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी क्या मिली अपने को, कांस्टेंट। बट व्हाट अबाउट द लीनियर वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल, लीनियर वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल क्या होगा, तो लीनियर वेलोसिटी मतलब ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है, तो ये पहला जो पार्टिकल है उसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, v1 होगी, है ना। तो दूसरा जो पार्टिकल है उसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, v2, तीसरे की v3, चौथे की v4, और ऐसे करते करते जो आखिरी का पार्टिकल है उसकी जो लीनियर वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी, vn। मैं आखिरी का दिखा देता हूँ। तो ये जो पार्टिकल है तो इसकी जो लीनियर वेलोसिटी आएगी वो vn आएगी। तो लेट v1, v2, v3 अप टू vn बी द linear velocities of these particles having masses m1, m2, m3, mn रिस्पेक्टिवली। तो ये v1, v2, v3 अप टू vn क्या होगी, उनकी लीनियर वेलोसिटी। अब देखते हैं यहाँ पे हर पार्टिकल का ओमेगा कांस्टेंट है, यानी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, बट व्हाट अबाउट द लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, v इक्वल टू आर ओमेगा, बराबर। तो लीनियर वेलोसिटी होती है आर ओमेगा, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे v इक्वल टू आर ओमेगा। हर पार्टिकल का ओमेगा कांस्टेंट है, बट हर पार्टिकल का आर कांस्टेंट है क्या, हर पार्टिकल का ओमेगा कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है हर पार्टिकल की, बट व्हाट अबाउट द आर, आर क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस, 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 वो तो अलग अलग हो रहा है, वो तो चेंज हो रहा है, आर चेंज होते जा रहा है, इसीलिए वी भी क्या होगा, चेंज होगा, यानी हर पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे एक लाइन लिखना बहुत जरूरी है, दो द एंगुलर वेलोसिटी, the angular velocity that is क्या, ओमेगा ऑफ each particle is constant, but linear velocity of each particle is different। ठीक है,
इसलिए हमने पकड़ा कि लेट v1 v2 v3 अप टू vn बी द लीनियर वेलोसिटीज ऑफ दिस पार्टिकल्स। हो गया। अब इसके बाद आते हैं इस पहला जो पार्टिकल है जो घूम रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। सो देयरफॉर यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल ऑफ मास m1 इज, क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं इसकी पहले पार्टिकल की जिसका मास m1 है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कहता है हाफ mv², बराबर। तो पहले पार्टिकल है जिसका मास m1 और उसका जो वेलोसिटी है वो क्या आ गया v1, बट v इक्वल टू क्या होता है r ओमेगा। तो सिंस यहाँ पे लिखेंगे v इक्वल टू r ओमेगा, तो बट अपने को v1 चाहिए था, तो v1 इक्वल टू होगा r1 ओमेगा। ओमेगा 1 नहीं होगा, ओमेगा सबके लिए ओमेगा क्या है, कांस्टेंट। बस इसी को बात को दिमाग में रखना है। तो v1 के जगह पे आप आइए पुट कर दीजिए। सो देयरफॉर ke1 इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर, तो क्या होगा r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। तो क्या हो गया, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल ऑफ मास m1। अब हम सिमिलरली क्या करते, दूसरे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालते। तो सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड पार्टिकल ऑफ मास m2, वो लिख दिया हमने, यहाँ पे लिख दिया कि सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड पार्टिकल ऑफ मास m2 इज, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे ke2 क्या आएगा हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली जो आखिरी का पार्टिकल लेते KEN इक्वल टू हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया। यानी आपने हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या कर लिए, निकाल लिया। अब हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मिल गई, बट अपने को क्या चाहिए, पूरे बॉडी की काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो क्या करेंगे, पूरे बॉडी की काइनेटिक एनर्जी। सो देयरफॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल। कितनी होती है, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल। सो देयरफॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल। तो पहले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, ke1 प्लस ke2 प्लस 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 आखिरी जो है वो आएगा KEN। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो पहले की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा है, प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 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 ये आखिरी का जो आएगा वो आएगा हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे हाफ कॉमन लिया है ना, फिर mr स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दो, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर, और ये ओमेगा जो कांस्टेंट है ये इसको आखिरी में लिख देते हैं यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर। तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस 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 mn rn स्क्वायर, ये टर्म क्या होता है, ये टर्म हमने पढ़ चुके हैं पहले, है ना। तो ये टर्म क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ, ये सबका सम है, ये सब mr स्क्वायर का सम है ना। तो लिख देते हैं मैथमेटिकली, दिस इज हाफ अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल mi ri स्क्वायर वेयर i गोज फ्रॉम 1 to n, और ये ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये मिटा देता हूँ, इसको इधर लिखता हूँ सामने, है ना। ये पता चल गया ना अपने को क्या था, ये है, तो ये n पार्टिकल का था, तो यहाँ पे n को इधर लिख देते, ये पता ही है अपने को। तो देखो क्या है, तो देयरफॉर ये आ गया आ तक काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ, ये ब्रैकेट mi ri स्क्वायर और ये ओमेगा। तो ये क्या होता है ब्रैकेट, दिस इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटेटिंग बॉडी। तो सिंस अलजेब्रिक सम ऑफ i इक्वल टू mi ri स्क्वायर इज इक्वल टू i इज द
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटेटिंग बॉडी। तो ये इसके जगह पे आई पुट कर देंगे, यानी इसके जगह पे आई पुट कर देंगे, तो के इक्वल टू क्या मिलेगा? सो देयरफॉर के ई इज इक्वल टू, या हाफ लिख दिया एज इट इज, इसके जगह पे आई आ गया यहाँ पे आई, और ये ओमेगा स्क्वायर। यानी आपको एक फार्मूला मिल गया, कौन सा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या है? रोटेटिंग बॉडी, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, कुछ भी बोल दीजिए आप, इट इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी।